अच्छा, इसमें एक जो चीज हमारा जो क्वेश्चन आता है ना, ये 7 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हम जी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात हम करते हैं ना, वो ये करते हैं कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। उसका एक जी अभी ये कानूनी तौर पे मिले नहीं थे, इसका एक जबानी वादा, तो ये बड़ी अचीवमेंट थी। फिर मुसलमानों को ज्यादा सीट्स भी मिल गई थी। और जो हाँ जी मुसलमानों को एक कंसर्न्स थे ना कि हमें हमारा पूरा शेयर नहीं मिलेगा इंडिया में, जो हिंदू हैं वो डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाएंगी, तो दैट वाज आल्सो एड्रेस्ड। मगर ओवरऑल हम इसमें ये भी कहते हैं, जो इसमें अभी नहीं लिखा हुआ, इट गिव मुस्लिम्स बेसिकली कॉन्फिडेंस कि अगर हम अच्छे तरीके से अंग्रेजों से बात करें तो हम अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। तो दैट वाज अ कॉन्फिडेंस। अब उस कॉन्फिडेंस की वजह से क्या हुआ, उन्होंने आगे चल के मुस्लिम लीग बनाई। अब मुस्लिम लीग पे क्वेश्चन जो आते हैं, वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, रीजंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। उसमें ये भी है कि वर द पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस द मेन रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, टू यू एग्री डिसएग्री। तो उसमें ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द मेन रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, टू यू एग्री डिसएग्री। या इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि success of the similar deputation was the main reason of the formation of the Muslim League, to you disagree। तो अभी आप पास पेपर्स में देखेंगे तो यू कैन फाइंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और जहाँ जो यहाँ पे भी लिखे हैं, जैसे यहाँ पे ये आ गया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। और ये भी है, ये जो फोर्टीन हाँ विच फोर्टीन इज, मंथ हाँ 14 मार्क्स का, विच इज रिलेटिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी से। तो हमने क्या करना है कि रीजंस मैंने उस लिहाज से इसमें सारे कर दिए, उसमें हम वही रिपीट करेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से भी शुरू कर सकते हैं और पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस भी कर सकते हैं। ये हाँ जी जो सर सैयद अहमद खान वाली जो बातें थी वो वाली, वो हाँ पॉलिसीज यहाँ पे लिख लेंगे इस जगह पे। जी फिर हम दूसरा इसके अंदर फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द मेन रीजन, क्योंकि उसमें उसमें जो था मुसलमानों ने रियलाइज किया कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं या हिंदू हैं वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है, और दे हाँ आर जी वर्किंग कि वो अपनी इस पार्टीशन को रिवर्स कर लें, और दे आर नॉट सो ऑर्गेनाइज। तो अगर उनकी पार्टी होती तो वो उसी तरह एफर्ट करती इन द फेवर ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो यहाँ से रियलाइज कर लिया। और फिर मुसलमानों ने वो जो ऐलान था लिबरल पार्टी का, वो भी सुन रखा था। उनको ये आइडिया था जी कि फ्यूचर में जो है वो इंडिया के अंदर भी इलेक्शन होंगे, और उसमें देयर शुड बी देयर सम पार्टी जो कैंडिडेट फाइनल करें और वो फिर कंटेस्ट करें इलेक्शंस। तो इस लिहाज से भी हाँ उनको अपनी पार्टी की रिक्वायरमेंट है। अब उस पार्टी बनी कैसे, उसका ओवरऑल बैकग्राउंड क्या है कि जब शिमला डेपुटेशन की सक्सेस हुई अक्टूबर 1906 में, तो वही लोग एक फिर दिसंबर में एक और कॉन्फ्रेंस थी मुसलमानों की ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। अब मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वही थी जो सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी ना, तो जिसके ये सिमिलर डेपुटेशन वाली मेंबर्स थे। तो वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई ढाका में, तो उसी तरह मुसलमानों जी के एजुकेशन से रिलेटेड। फिर वहां पे उन्होंने, उन्हीं मोहम्मदन एजुकेशन के लोग थे, उन्होंने कहा कि वी शुड एस्टेब्लिश आवर ओन पॉलिटिकल पार्टी। ओके और जी ऑब्वियसली दे वर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलर डेपुटेशन एज वेल, जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए कि अगर हम मुसलमान अच्छे तरीके से अपने डिमांड्स को प्रेजेंट करें टू द ब्रिटिश, तो हम उनसे वो बात अपनी मनवा सकते हैं। और यहाँ से फिर मुसलमानों को ने एक और भी चीज़ रियलाइज की कि अब अंग्रेज़ों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, तो हमारी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी होनी चाहिए, विच बेसिकली वर्क ऑन इम्प्रूविंग ब्रिटिश एंड मुस्लिम रिलेशंस एज वेल। और फिर ऑलरेडी जो टू नेशन की थियरी थी सर सैयद अहमद खान दे चुके थे। अब मुसलमान जो थे देवर फीलिंग कि इट इज ट्रू, हम जो मुसलमान हैं बाकी वी आर डिफरेंट नेशन। तो एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जिसका मैनिफेस्टो भी होना चाहिए कि इस टू नेशन थ्योरी को वो सपोर्ट करे।
तो मुस्लिम लीग का जो मेन मैनिफेस्टो था, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी। तो इस पे वो उसने सपोर्ट करना था और मुसलमानों को रियलाइज करवाना था कि वी शुड बी यूनाइटेड, वी शुड बी यूनाइटेड टू गेट आवर ओन राइट एंड वी आर अ डिफरेंट नेशन। साथ ही कांग्रेस ने फिर ये डिमांड भी करनी शुरू कर दी थी उस जमाने में कि हिंदी शुड बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। और मुसलमानों की जो एफिलिएशन थी वो ऑब्वियसली उर्दू के साथ थी, तो वो उर्दू का प्रोटेक्शन चाहते थे, उसका प्रमोशन चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि उर्दू की भी इक्वल इम्पोर्टेंस होनी चाहिए अलॉन्ग विद उर्दू, अलॉन्ग विद हिंदी। तो फिर उसके लिए भी उनकी एक पार्टी होनी चाहिए, जैसे कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी हिंदू अपना हिंदी को, तो इसी तरह मुस्लिम लीग पार्टी शुड बी सपोर्टिंग द उर्दू एज वेल। और इस उसी जमाने में फिर जो काफी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप हो चुकी थी इंडिया के अंदर, जैसे शुद्धि तहरीक जी थी और आर्या समाज थी। उनका मेन फोकस ये था कि हिंदू रिवाइवल, और फिर जो हिंदू थे जो कन्वर्ट हो चुके थे तो वो इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी उनको रिकन्वर्ट करना चाहिए। तो इस एफर्ट में क्या हो गया कि उनके जो व्यूज थे हिंदू रिलीजियस पार्टीज के काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो गए, और वो उनके फिर झगड़े भी होने शुरू हो गए मुसलमानों के साथ। तो फिर मुसलमानों ने ये रियलाइज किया कि अब उनकी अपनी एक पार्टी भी होनी चाहिए जो जो ये जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ वो उनको काउंटर करे और फिर उनका मुकाबला करे। दिस वे जी वी कैन डेवलप दीज रीजंस फॉर द 14 मार्च क्वेश्चन। और इसके ठीक है साथ, सर, क्लियर हो गया। हाँ, और इसके साथ फिर जो आप रीजन से बाकी पढ़ लीजिएगा वो डेवलप है इसके सारे ना। जी इसके बाद फिर आया मोले मिंटो रिफॉर्म्स, या मिंटो मोले रिफॉर्म्स कहा जाता है। जी अब ये इसका बैकग्राउंड ये बनता है कि जैसे एक पहले इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि हाउ दैट कंट्री वुड बी गवर्न, व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स का रोल, आर्मी चीफ का रोल, जुडिशरी का रोल, दिस एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया के भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होते थे उनको उस वक्त हम एक्ट्स, नॉर्मली इंडियन एक्ट्स कहा जाता था। अब जैसे इंडिया में एक इंडियन काउंसिल एक्ट चल रहा था 1892, तो उसमें इंडियंस के पास इतने ज्यादा राइट्स नहीं थे। अब इंडियंस ने ज्यादा डिमांड कर ली थी कि हमें और राइट्स मिले। फिर लिबरल पार्टी ने भी कहा था कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस होंगे। फिर ये स्वदेशी मूवमेंट भी चल रही थी जिसमें इंडियंस की जो सेंस ऑफ डेप्रिविएशन वो बढ़ रही थी। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में मोले मिंटो रिफॉर्म सर्क्यूलर कि हम इंडियंस को और राइट्स देंगे। हाँ जी इसमें जो मेन पॉइंट था, जो मेन चीज थी मोले मिंटो रिफॉर्म्स में, उनमें इन्होंने जो इंडियंस की असेंबलीज होती थी, दोज वर कॉल्ड दैट टाइम काउंसिल्स ना। तो उसमें जो पहली असेंबली थी इंडियन इंडियन 1892 में, उसमें इंडियंस की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो कम थी, इंडियंस उसमें कम थे। अब उन्होंने कहा कि जो नई असेंबली बनेगी उसमें इंडियंस का जो नंबर था दे इंक्रीज, वन थिंग। ओके सेकेंडली, पहले इंडियंस को इस तरह उस तरह राइट नहीं था तो गिव देयर एडवाइस या अपना ओपिनियन दे सके। अब जो ये जो नई असेंबली बनेगी उसमें उन्होंने कहा दे विल हैव राइट टू गिव देयर एडवाइस, मगर एडवाइस दे सकते हैं मगर उनकी जो बात है वो बाइंडिंग नहीं है ब्रिटिश पे, वो माने या ना माने अगर सर वो वैलिड हुई मतलब तो फिर तो उनकी मर्जी है। फिर भी ये जो अच्छा मर्जी है ब्रिटिश की है, यानी कि एक लिहाज से ना, जैसे में नॉर्मली हम बताते हैं कि जैसे इंडिया की जो ब्रिटिश का जो कब्जा हुआ था वो यकदम नहीं हुआ था, ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ था। इसी तरह इंडियन को जो आज़ादी मिली थी वो भी बिट्स एंड पीसेस मिली थी। पहले इंडियन को उन्होंने कहा कि ठीक है ये बराबर है, हमारे साथ बात कर सकते हैं। फिर उनको एडवाइस देने का एक यहाँ पे एक तरह से राइट मिला, दे कैन जी एडवाइस एज वेल। अब बाद में फिर वो अपनी बात मनवा भी सकते हैं। अब आके आप देखते जाएंगे तो जो नए नए इसके बाद रिफॉर्म्स आएंगे तो इंडियंस की जो अथॉरिटी है या उनकी से जो है ग्रेजुअली इट वुड बी इंक्रीजिंग। अच्छा, साथ ही ओके हाँ, इसमें एक और भी आया कि जो मुसलमानों से उन्होंने जबानी वादा किया था वो अब उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया कि अब जो इंडिया के अंदर इलेक्शंस होंगे तो दोज वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुसलमानों की अलहदा सीट्स होंगी, दे वुड बी कंटेस्टिंग दो सीट्स अलोन,
एंड उसमें मुस्लिम्स वुड बी ओनली वोटिंग देम। तो जो मुसलमानों की जो वादा किया गया था सिमिलर डेप्यूटेशन में, दैट वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड। मगर इसमें जो मुसलमान इंडियंस की जो मेन डिमांड थी ना, इंक्लूडिंग मुसलमान, कि इंडिया को सेल्फ रूल मिले। सेल्फ रूल मीन्स कि इंडिया के ऊपर इंडियंस की गवर्नमेंट होनी चाहिए। दैट वाज नॉट ग्रांटेड। अब नॉर्मली इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हाई डिड कांग्रेस अपोज मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। अब मैंने आपको पॉजिटिव बातें भी बताई, अब इसकी आपको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स की आगे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि आपको पॉजिटिव पॉइंट्स का भी पता होना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट्स का भी पता होना चाहिए। मगर जी 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया है ना नॉर्मली, वो ये नेगेटिवली आया है। तो एक तो कांग्रेस को ये था आ, आ, उनकी जो रिजर्वेशन थी कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है दिस इज अनडेमोक्रेटिक। एक मुल्क में आप ये कैसे कह सकते हैं कि सीटें सेपरेट होनी चाहिए? जिधर भी होता है तो वहां पे तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स होते हैं। तो उनका ये ख्याल था कि दिस इज अनडेमोक्रेटिक और ये कम्युनल है, इससे इंडिया के अंदर डिफरेंसेस बढ़ेंगे अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स का करेंगे। तो दे वर अपोज ऑन दैट। फिर जो उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी तो उसमें इलेक्टेड लोग भी थे और अनइलेक्टेड लोग भी थे। जो अनइलेक्टेड लोग होंगे जो अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट या जो उनके ऑफिशियल्स थे। तो जो ओवरऑल मेजोरिटी थी वो ऑफिशियल और अपॉइंटेड लोगों की ज्यादा थी, इलेक्टेड लोगों की जो मेजोरिटी नहीं थी इंडियन काउंसिल्स में। तो इस पे भी कांग्रेस को एतराज था। फिर जो ऑब्वियस मैंने आपको बताया कि एब्सेंस ऑफ द सेल्फ। तो एज अ होल इसमें इंडियंस को कुछ राइट्स मिले, मगर काफी ज्यादा इंडियंस ने इसको, जो खासतौर पे कांग्रेस पार्टी ने इसको रिजेक्ट किया कि अभी भी इंडियंस को वो पूरे राइट्स नहीं मिले। अच्छा, तो दूसरा इसका ये भी मकसद था कि टू अपीज द इंडियंस, वो जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी ना, तो उस लिहाज हाँ से कि जी वो इंडियंस में जो मुखालफत बढ़ती जा रही थी, तो अभी दिखाना चाहते थे कि हम आपको कुछ राइट्स दे रहे हैं, ताकि कुछ लोग जो मॉडरेट किस्म के थे, एक्सट्रीम नहीं जी थे, जिनके अच्छे ताल्लुकात थे ब्रिटिश के साथ, तो वो चाहते थे कि उनके अच्छे ताल्लुकात रहें। ये ना हो कि वो भी हमारे खिलाफ हो जाए कि वाकई जो ब्रिटिश है वो इंडियंस पे हाँ काफी जी जुल्म कर रही है। अब इसके जी बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है दैट इज अबाउट लखनऊ पे। अब ये सो फार अभी तक की जो हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वर अपोज टू ईच अदर। Muslim League was considered pro-British, that they were friendly towards the British and against the Congress, and Congress was considered anti-British. बाद में ये सिचुएशन चेंज हो गई। रीजन क्या था? रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से ना इंडियन पॉलिटिक्स पूरी तरह चेंज हो गई। जैसे किसी जमाने में हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो ज्यादातर मुकाबला होता था पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में होता था। हाँ जी देवर पीपल्स पार्टी कंटेस्ट देवर कंटेस्टिंग अगेंस्ट ईच अदर। अब आजकल की क्या सिचुएशन है कि दे हैव बिकम अलाइड, दे आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट इमरान खान, या इमरान खान इज कंटेस्टिंग अगेंस्ट दीज पार्टीज। और आगे चल के और सिचुएशन चेंज हो जाए कि इमरान खान and Nawaz League became allied and they are fighting against some other party। तो हम कहेंगे पॉलिटिक्स जी पॉलिटिक्स चेंज हो गई। तो इसी तरह जो 1911 में इंडिया की पॉलिटिक्स एक तरह से चेंज हो गई। किस तरह चेंज हो गई कि जो रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल था उस पर मुसलमानों को सीरियस रिजर्वेशन थी। रीजन क्या था कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी तो अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ वादा किया था कि दिस इज इरिवर्सिबल, हम जो है जी पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स नहीं करेंगे। मगर जब 1911 में उन्होंने इस पार्टीशन को रिवर्स कर दिया तो मुसलमानों ने दे कंसीडर्ड इट एक लिहाज से कि अंग्रेजों ने वादा खिलाफी भी की है और अंग्रेजों ने उनके साथ धोखा किया, और हाँ जी दे लॉस्ट ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश फ्रेंडशिप बेसिकली। कि अब उन्होंने ये रियलाइज किया कि हम अंग्रेजों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और दूसरा उन्होंने एक और बात भी रियलाइज की उन्होंने ये रियलाइज किया कि यार कांग्रेस पार्टी इज मोर पावरफुल देन द ब्रिटिश, कि वॉट एवर दे वांटेड दे हैव अचीव। तो फिर हाँ जी उनके अंदर ये एक सोच डेवलप होनी शुरू हुई कि इज दिस नॉट बेटर ऑप्शन कि वी शुड बी अलाइंड विद द कांग्रेस पार्टी।
अगर हम शायद वो अगर उसके साथ हम अलायंस कर ले तो इट माइट बी मोर यूजफुल फॉर अस इन द फ्यूचर। तो इस तरह की ये सोचें चल रही उसके अंदर कांग्रेस पार्टी और सॉरी मुस्लिम लीग के अंदर कि अब दे शुड चेंज देयर फ्रेंडशिप फ्रॉम ब्रिटिश टू कांग्रेस पार्टी। तो उसमें मतलब अब ये हिंदूज। एक हाँ हाँ मेजोरिटी आप ऐसे हिंदू समझते हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं कि इसमें हम लखनऊ पैक्ट के बारे में बताते नहीं है कि वो तो साइंड इन दैट, मगर इसका बैकग्राउंड बताते हैं कि हाउ इट हैपन। तो उसमें एक ओके। हाँ ये दोनों बातें आ जाएंगी कि रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला जो मैंने आपको अभी एक रीजन बताया। वो दूसरा, अब मुसलमानों ने रियलाइज किया कि हमें अंग्रेजों के साथ सॉरी कांग्रेस के साथ हमें करनी चाहिए ताउन। तो मुस्लिम लीग ने अपनी पॉलिसी या जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी चेंज कर ली कि मुस्लिम लीग वाज नॉट इन फेवर ऑफ द सेल्फ रूल बिफोर। क्यों? क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर सेल्फ रूल होगा तो वो कांग्रेस पार्टी बनाएगी गवर्नमेंट जो बेसिकली हिंदू मेजोरिटी पार्टी है, तो एक तरह से हिंदुओं की हुकूमत बन जाएगी। तो इट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ द सेल्फ रूल। मगर अब मुस्लिम लीग ने जब उनकी दुश्मनी हो गई एक लिहाज से अंग्रेजों के साथ, वो दे स्टार्टेड थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे फॉर द कांग्रेस। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी भी चेंज की कि ठीक है वी आल्सो डिमांड द सेल्फ रूल फॉर द इंडिया। और उस हाँ टाइम में जो कायदे-ए-आज़म था, he was not the member of the Muslim League, he was only the member of the कांग्रेस पार्टी। और कायदे-ए-आज़म ने हाँ कांग्रेस पार्टी को 1905 में ज्वाइन किया था। तो अब कायदे-ए-आज़म जो था ही वाज अ वेरी नेशनलिस्ट मुस्लिम। नेशनलिस्ट मुस्लिम उसको कहा जाता था उस जमाने में हु वर वेरी मच अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश को अपना ओके। दुश्मन समझते थे, ना कि हिंदुओं को अपना दुश्मन समझते। तो मुस्लिम तो इस लिहाज से उनको नेशनलिस्ट मुस्लिम कहा जाता था। जो बाद में भी थे, यू विल फाइंड कि और जब इवन 47 में भी काफी मुसलमान थे जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे फिर मुस्लिम लीग ने रिक्वेस्ट की जिन्ना को, क्योंकि ही वॉज वेरी फेमस लॉयर, बड़ा हाँ जी। एक्टिव बंदा था। तो मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह नहीं होगा कि यू आर फॉलोइंग the British policies, you are having a friendship with the British at the expense of the Congress, which is in the favor of the independence of the India. तो आप ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप चेंज करें फिर मैं ज्वाइन करूँ। जब उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया तो फिर जी। जिन्ना ने मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन किया। अब जिन्ना एट द वन टाइम 1913 में एट द वन टाइम ही वाज अ पार्ट ऑफ द मुस्लिम लीग and he was also part of the Congress party as well. तो फिर he played a role bridging the differences between the two parties। और दोनों को रियलाइज करवाया कि हम सारे इंडियंस हैं, हमारा एक ही मुल्क है, जो दुश्मन हमारा है वो ब्रिटिश है, अंग्रेज हमारे दुश्मन है, वी शुड बी यूनाइटेड टू गेट द फ्रीडम। तो फिर इस वजह से फिर बोथ पार्टी केम्स क्लोजर। और इसी दौरान वर्ल्ड वार वन शुरू हो गई थी। जो वर्ल्ड वार वन का लेकिन सर, जो सैयद अहमद थे वो तो टू नेशन के अगेंस्ट थे ना, टू नेशन थ्री के। सर सैयद अहमद खान, जी। नहीं, वो सर सैयद अहमद खान ने ही तो टू नेशन थ्योरी दी थी ना। ये क्वेश्चन भी आता है पास अच्छा। पेपर्स में। जो टू नेशन की हाँ जी। थ्योरी, हाँ जो टू नेशन थ्योरी दी थी वो सर सैयद अहमद खान ने दी थी। शुरू में ही वाज इन द फेवर ऑफ द यूनाइटेड इंडिया, या कि हिंदू और मुस्लिम एक हो में। बाद में उसने रियलाइज किया कि नहीं, दे आर बोथ डिफरेंट। तो ही गेव द टू नेशन थ्योरी, सर सैयद अहमद खान, जी। which was later adopted by the Muslim League as well। तो 1914 में ये हम वॉर को इतना फोकस नहीं करते, मगर इनडायरेक्टली पढ़ते हैं। ये वर्ल्ड वार वन शुरू हो गई और वो चली 1914 से लेकर 1918 तक। टीम जी। तो इसी दौरान अंग्रेजों ने ना काफी लोग थे जो इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ थे, तो उन्होंने अरेस्ट वगैरह शुरू कर दी, बड़े सख्त किस्म के कानून बनाए। तो इस उसमें कांग्रेस भी हिंदू भी मुस्लिम शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे। तो ये जो एक लिहाज से जो हाई हैंडेडनेस थी ऑफ द ब्रिटिश, इट आल्सो प्लेड रोल टू ब्रिंग टू साइड्स क्लोजर। तो हम फिर इसमें हम बता देते हैं कि ये तीन रीजन हम बना लेते हैं कि वाई कांग्रेस पार्टी एंड मुस्लिम लीग केम क्लोजर, या वाई दे साइन द लखनऊ पे।
इसमें ये रीजन हम बता देते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन आता है लखनऊ पैक्ट का, वो सिंपल आता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1960। उसमें कुछ चीजें ये ऊपर वाली भी इसमें शामिल हो जाएंगी, कुछ चीजें इसके अंदर नहीं आ जाएगी बेसिकली। कि जैसे हम ये कहते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, वो सिंपल है कि इट ब्रॉड यूनिटी अमंग्स द इंडियंस, खासतौर पे हिंदुओं की और मुसलमानों की। और फिर दूसरा ये कहते हैं कि जब उनकी आपस में यूनिटी हो गई तो उस यूनिटी का एक और इम्पैक्ट हो गया कि पहले जो ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी अब वो खत्म हो गई। अब हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि अगर असल में हमारा जो मेन एनिमी है दैट इज ब्रिटिश, वी शुड बी स्ट्रगलिंग फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इससे क्या हुआ कि ऑब्वियसली ब्रिटिश लॉस द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम, वन थिंग। सेकेंडली, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सपोर्ट होगी तो वो हिंदू और मुसलमानों की वजह दोनों के इकट्ठे बनने से प्रेशर बढ़ा ब्रिटिश पे टू गिव इंडियंस मोर राइट्स। और जैसे अब आप देखेंगे तो इंडियंस उन्होंने ज्यादा राइट्स देने भी शुरू कर दिए थे। और मगर मुस्लिम लीग ने इसमें एक और बात भी अपनी मनवा दी, दैट वाज अ सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसे कांग्रेस पार्टी वाज अपोज टू द सेपरेट इलेक्टोरेट, उनके जेन्युइन रीजन थे, हम उनको ये नहीं कह सकते पूरी तरह की ये उनकी मुसलमानों के साथ दुश्मनी थी, उनके हाँ जेन्युइन जी। जेन्युइन भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो फिर यहाँ पे मुस्लिम लीग ने ये डिमांड भी रखी कि ठीक है हम लखनऊ पे साइन करेंगे मगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट को कबूल करें। क्यों? क्योंकि अब मुसलमानों को ये भी डर लगा ना कि देखें कांग्रेस वाज अपोज टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल और उन्होंने उसको रिवर्स करवा दिया। तो हाँ अगर वो जी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के भी अगेंस्ट होंगे तो आगे चल के वो फिर इसके खिलाफ भी इसको भी रिवर्स करवा सकते हैं, अंग्रेजों को प्रेशराइज कर सकते हैं। मगर जी। मुसलमानों ने ये चालाकी की एक लिहाज से, अपनी बार्गेन की, पॉलिटिकल बार्गेन की, कि आप जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं खत्म करेंगे या नहीं करवाएंगे वो कंटिन्यू हो गए। और इससे एक और भी फायदा हो गया, जो मुस्लिम लीग का एक इमेज खराब हो गया था कि दैट इज अ बी पार्टी ऑफ द ब्रिटिश, कि वो तो मुस्लिम लीग तो एक लिहाज से एजेंट है अंग्रेजों के। तो वो जो एक उनके इमेज था ना वो भी ठीक कर दिया मुस्लिम लीग ने कि नहीं भाई, वी आर इक्वली फॉर द सेल्फ रूल, हमें भी जो है वो इंडिया की आज़ादी में इंटरेस्ट है। तो दिस वे वी कवर दिस ऑल। हम्म, ठीक है, एनी क्वेरी? नहीं सर, यहाँ तक क्लियर होगा, हो जाए। और बाकी आप उसको लखनऊ पैक्ट को बाकी पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर 4 मार्क्स का है कि डिस्क्राइब द मेन टर्म्स ऑफ द लखनऊ, सॉरी इसका लखनऊ पैक्ट का। तो उसके में, इम्पोर्टेंस। हाँ, उनमें मेन टर्म्स ये थे कि ये जो बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे मुसलमानों के, मुसलमानों को जो है 1/3 सीट्स मिलेंगी असेंबलीज में, जो सेंट्रल असेंबली है। फिर उसमें ये भी कहा था कि अगर इफ एनी लॉ इज पास, तो जब तक वो माइनॉरिटी की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी यानी कि 3/4, जब तक 75% उस माइनॉरिटी उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो वो कानून नहीं बनेगा। फिर सेल्फ रूल की डिमांड भी थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम मिलके इंडिया की आज़ादी के लिए कोशिश करेंगे। तो दिस वाज ऑल इन द लखनऊ पे बेसिकली। और लखनऊ ये, का। हाँ, और लखनऊ पेट वाली ये बातें आप आगे जाके देखेंगे रिपीट होती रहेंगी। साइमन कमीशन में, फिर नेहरू रिपोर्ट में 14 पॉइंट्स ऑफ जेना, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फिर 1935 एक इवन बाद में जो नेगोशिएशन होती रहेंगी उनमें भी यही सेम पॉइंट इन वन वे और अदर वे कभी थोड़ी सी एक्सप्लेन हो जाएंगी, कभी इन सेम वे, ये सारी चीजें रिपीट होती रहेंगी। जी। तो वो देखना जरूरी है। अच्छा, अच्छा, इसी दौरान ना जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई 1914 से लेकर 1918 तक में, तो इंडिया में बेसिकली 2 टाइप्स के ग्रुप्स सॉर्ट ऑफ बन गए। दो दो थॉट्स हैं। एक थॉट ये थी, प्रीडोमिनेंट थी, कि ब्रिटिश आर इन डिफिकल्ट पोजीशन, वर्ल्ड वार 1 लग गई है, अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो बाद में हो सकता है कि ये खुश होके इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा राइट्स दें। तो सपोर्टिंग देम वुड बी फेवरेबल। इसमें जी। ओवरवेलमिंग जो मेजोरिटी यही थी, उसमें कांग्रेस का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था, इवन मुस्लिम लीग का भी यही था। मगर कुछ लोग ये थे वो ये कहते थे कि नहीं, अंग्रेज हमारे दुश्मन, दिस इज देयर डिफिकल्ट सिचुएशन, वी शुड एक्सप्लॉइट दिस, इस चीज का हमें फायदा उठाना चाहिए, उनकी इस कमजोर पोजीशन का, कि वो जंग वाली पोजीशन है, फायदा उठाना चाहिए
और वी शुड लॉन्च आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट मोर विगरसली। अब ये जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये इतना मेजोरिटी में नहीं था, माइनॉरिटी में था। मगर फिर कुछ लोगों ने क्या किया कि दे स्टार्टेड वायलेंट मूवमेंट इन इंडिया। उन्होंने आर्म्ड ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस भी की, और इस दौरान मूवमेंट्स भी चली। तो इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन सर्टेन एरियाज काफी खराब भी हो गई। तो उससे रिलेटेड फिर उन्होंने क्या किया था कि कुछ अपना एक कानून पास किया था, दिस इज नोन एज अ रोलट एक्ट। अब रोलट एक्ट का क्या था, बेसिकली ये सख्त कानून था, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन थी। जब 1916 में इंडिया के अंदर वो ये जो मूवमेंट थी काफी स्ट्रॉन्ग थी, जो आर्म रेजिस्टेंस थी, तो उन्होंने एक इंडिया डिफेंस एक्ट को इम्पोज किया था। उसमें उनके पास इमरजेंसी पावर्स थे कि वो जिसको चाहे अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे वॉर लाइक सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा अथॉरिटी आ जाती है कि वो अपनी मर्जी कर सकते हैं, कोर्ट्स उनको कुछ नहीं कहती कि हाँ ठीक है इमरजेंसी सिचुएशन। जी। हाँ तो जी। फिर जब वॉर खत्म हो गई, तो उसके बाद भी उन्होंने रियलाइज किया कि अभी भी इंडिया के अंदर इस तरह की सिचुएशन है। तो उन्होंने एक अपनी कमेटी बनाई, उसमें एक जस्टिस रोलट था कि आप देखें कि इंडिया की क्या सिचुएशन है। तो उसने कहा कि नहीं, इंडिया में अभी भी हालात खराब हैं, तो हमें इस सख्त कानून को कंटिन्यू करना चाहिए और नया कानून बनाना चाहिए। तो दैट वाज नोन एज अ रोलट एक्ट। अब उसमें उन्होंने क्या किया कि if they find कि कोई somebody is involved against the British government और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में वो इन्वॉल्व है, तो वो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अब वारंट का क्या होता है कि अगर किसी बंदे को अरेस्ट करना होता है, तो पुलिस जज के पास जाती है, जज के पास बताती है कि ये बंदा सीरियस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो वी शुड बी अलाउड टू अरेस्ट। जब जज जज अलाउ करता है तो दैट इज अरेस्टेड। अब यहाँ पे उन्होंने उन्होंने पुलिस को ज्यादा पावर्स दे दिए कि विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकते हैं, जबकि ब्रिटेन में वो इस तरह नहीं कर सकते। फिर दूसरा एक और लॉ उन्होंने पास किया कि इफ एनीबडी इज अरेस्टेड अंडर द रोलट एक्ट, इस कानून के तहत, तो उस बंदे की बेल नहीं हो सकेगी, जमानत नहीं हो सकेगी। अब वो क्या होती है जमानत, कि अगर कोई बंदे से छोटी मोटी गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया और उस पर केस बन गया, पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, तो बंदा कोर्ट में जाता है और कहता है कि मैं पुलिस से कोऑपरेट करूंगा, मुझे आई शुड बी गिवन द बेल, कि मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं करे, मैं कोऑपरेट करूँ, तो उसको बेल मिल जाती है। वो कोर्ट समझती है कि यार ये तो इतना सीरियस अफेंस तो है नहीं, इससे गलती हो गई है तो ठीक है। मगर अगर किसी पे सीरियस एलिगेशन हो, खुदा ना खास्ता कोई मर्डर चार्ज हो और काफी हाँ स्ट्रांग जी। हो, तो अगर उसमें वो कोर्ट में जाएगा कि मुझे ही शुड बी गिवन द बेल, तो हम कहेंगे नहीं, ये नॉन बेलेबल अफेंस है, ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसमें हम आपको जमानत नहीं दे सकते। तो हाँ जी। नॉन बेलेबल जो सीरियस अफेंस होते हैं वो नॉन बेलेबल अफेंस होते हैं। तो अब अंग्रेजों ने इसको भी सीरियस अफेंस कर दिया कि इफ एनीबडी इज अरेस्टेड अंडर द रोलट एक्ट, तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। फिर ओके। साथ उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने देखा कि एक बंदा है और वो वहां पे सिचुएशन क्रिएट करता है, वायलेंस क्रिएट करता है, तो उस बंदे को वो ऑर्डर कर सकते हैं कि वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाए, उसको बैनिश कर सकते हैं या एग्जाइल कर सकते हैं अच्छा। विदाउट, ओके। हाँ, विदाउट इवन एनी कोर्ट प्रोसीडिंग। तो दीज लॉज आर नोन एज अ ड्रेकोनियन लॉज। ये बड़े सख्त किस्म के कानून होते हैं कि अब इंडियंस ने कहा कि यार ये तो बहुत सख्त कानून आप लोगों ने पास कर दिए, इससे तो आप इसको अपने जो जो भी आपके अपोनेंट्स है उसके खिलाफ यूज करेंगे। दीज आर नोन एज अ ड्रेकोनियन लॉ। तो उस जमाने में जो कायदेजम था, ही वाज अ मेंबर ऑफ द इंडियन इंपीरियल काउंसिल। इंपीरियल काउंसिल मींस इंडियन नेशनल काउंसिल, जैसे आजकल हम कहते हैं। तो ही वाज अ लॉयर। तो उसने प्रोटेस्ट कर दिया कि अंग्रेज अपने लिए तो इस तरह का कोई कानून नहीं है इंग्लैंड में, तो यानी कि आप इंडियंस को सेकंड सिटीजन समझते हैं, या उनको आप इंसान नहीं समझते कि इतने सख्त कानून उनके लिए बनाए हैं। और इसी तरह जो गांधी था, ही लॉन्च द प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द रोलेट। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में जो था वहां पे प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गए पूरे इंडिया के अंदर। तो जो अमृतसर था वहां पे काफी प्रोटेस्ट हुए। तो कुछ दिन पहले वहां पे 10 अप्रैल को 1919 को वहां पे प्रोटेस्ट हुए। जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने बैंक को चलाया, और वहां पे कुछ अंग्रेज थे, 5 ब्रिटिशर्स, उनको पकड़ के जो उनको भी कत्ल कर दिया 10 अप्रैल को। तो सिचुएशन काफी खराब हो गई अमृतसर में भी ना।
तो वहां पे उन्होंने एक लिहाज से काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और जो प्रोटेस्ट पे पाबंदी लगा दी, गैंदरिंग वगैरह नहीं हो सकेगी, लोग वगैरह वहां पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। इसी दौरान दो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको उन्होंने वहां से बैनिश कर दिया, वहां से सूबे से निकाल दिया। एग्जैक्टली। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि इंडियन को और गुस्सा आया, तो उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और दे कॉल टुगेदर एट द जलियांवाला बाग। इट्स अ प्लेस इन इंडियन पंजाब, अमृतसर ना, एक पार्क था, वहां पे जी। तकरीबन 20,000 पीपल गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलर एक्ट्स एंड द banishment एंड अरेस्ट ऑफ द टू पॉलिटिकल लीडर्स। अब सिचुएशन काफी टेंस थी, तो जनरल डायर था, मिलिट्री लीडर था वहां का, तो उसको उन्होंने कंट्रोल दे दिया था, तो उसने बैन कर लिया था कि कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। उसके बावजूद व्हेन ही हर्ड कि पीपल हैव गैदर्ड, तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि इन्होंने मेरे ऑर्डर को वायलेट किया है। तो ही टुक द आर्मी, और वो उधर पार्क में पहुंचा, और उन लोगों को वार्न भी नहीं किया, और आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि उनको शूट करे। तो जिसकी वजह हाँ। से दिस इज नोन एज अमृतसर मैसाकर भी, जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी। तो इस इंसिडेंट में तकरीबन 400 इंडियंस वर किल्ड, तो 1200 इंडियंस वर इंजर्ड। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया के अंदर और फसादात बढ़ गए, जो एक ऑलरेडी चार्ज सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ द रोलर थे, तो वो और ज्यादा बढ़ गई। आप खुद सोचे ना, खुदा ना खासा अगर इस तरह के एक्शन ऑफ 400 पीपल इज अ बिग नंबर, हाँ अगर वो जी। मारे जाएं तो वो काफी इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट का एक सिचुएशन हो गई, सब पार्टीज ने प्रोटेस्ट निकालने शुरू किए। तो इसी दौरान फिर ये आए मोन्टेक चैलेंज फॉर रिफॉर्म्स। अब मोन्टेक चैलेंज फॉर रिफॉर्म्स भी 1919 की डेवलपमेंट, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें भी थी, मगर अब आप ओवरऑल सिचुएशन देखें, पॉलिटिकल सिचुएशन देखें इंडिया के अंदर, कितने भी अच्छे रिफॉर्म्स होते, तो दोज वर टू बी रिजेक्टेड। तो सेम हुआ कि मोन्टेक चैलेंज फॉर रिफॉर्म पर रिजेक्टेड। अब हम कोर्स। ओवरऑल, हाँ, अब ये इंडिया का नए रिफॉर्म्स थे, मोन्टेक चैलेंज फॉर रिफॉर्म। अब इनमें अगर हम कंपैरिजन करें मोले मिंटो रिफॉर्म्स के साथ, तो उस लिहाज से बेहतर थे। इसके भी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों रखे होते हैं मोन्टेक चैलेंज फॉर रिफॉर्म्स। अब ओके। हाँ पहले जी। जो इंडियन की एक डिमांड थी ना, कि जो इलेक्टेड, जो मोले मिंटो रिफॉर्म्स को उन्होंने रिजेक्ट किया था, कि इलेक्टेड पीपल शुड बी इन मेजॉरिटी इन द प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो दैट वाज कंसीडर्ड। अब उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और उसमें जो है 145 मेंबर्स होंगे, मगर उनमें 103 जो है वो इलेक्टेड होंगे। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा कंसेशन था, यानी कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है वो इलेक्टेड लोगों की है। हाँ फिर, जी। हाँ, फिर ये पॉजिटिव था। एक फिर अपर हाउस भी था इंडिया, उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, तो उसके टोटल जो है 60 मेंबर्स होंगे, और 33 वुड बी इलेक्टेड। दैट वाज पॉजिटिव थिंग। एक और पॉजिटिव थिंग थी कि उस जमाने में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। सर वो सेक्रेटरी हाउस और वो मेरे ख्याल से वो इसी में है। हाँ, अब उसमें ये था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, इट वाज लाइक ए कैबिनेट। अब कैबिनेट क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर होता है, जी। उसके अंदर हाँ। मिनिस्टर्स होते हैं, दैट इज नोन एज अ कैबिनेट। तो उस जमाने कैबिनेट। में, हाँ, तो उस जमाने में कैबिनेट कैबिनेट को एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता था, मिनिस्टर को काउंसलर कहा जाता था। तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, तो उसमें एक इंडियन होता था, बाकी ब्रिटिशर्स होते थे। अब इन्होंने मोन्टेक चैलेंज और रिफॉर्म्स के तहत कहा कि अब कम से कम 3 जो काउंसलर्स होंगे वो इंडियंस होंगे। अब ये दिस वाज ऑल पॉजिटिव। और एक और भी पॉजिटिव बात थी कि दे इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द डायरकी। अब डायरकी क्या है? डायरकी मींस ज्वाइंट रूल, ज्वाइंट ओनरशिप। अब इन्होंने कहा कि अब हम इंडियंस को हम थोड़ी सी अथॉरिटी भी देंगे। जो इंडियंस के लिहाज से थोड़ी सी थी, पहले इंडियंस के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। अब उन्होंने कहा कि जो सूबाई प्रोविंसेस हैं, वहां पे जो अथॉरिटी वुड बी डिवाइडेड बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिश। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो सूबे में है ना, 2 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एजुकेशन है, साइंस है, पुलिस है, लाइक दिस। उन्होंने कहा कि उन डिपार्टमेंट्स को उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन वाज नोन एज अ रिजर्व सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो हैं वो अंग्रेजों के पास होंगे, और जिस रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या थे,
कि जैसे जुडिशरी है, पुलिस है, रेवेन्यू है, पावर रिसोर्सेज, प्रेस, ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं ये डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर होंगे। वो दूसरा उन्होंने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई, दैट वाज नोन एज द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में क्या थे, जैसे एजुकेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक वर्क्स एंड फॉरेस्ट। तो उन्होंने कहा कि इनकी जो डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटी है दैट विल बी इन द हैंड्स ऑफ द इंडियंस। तो देखा जाए तो दैट वाज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। पहले इंडियन के साथ इस तरह पावर शेयरिंग कुछ भी नहीं, तो अब उन्होंने इंडियन के साथ पावर शेयरिंग भी करनी शुरू कर दी। मगर इसमें प्रॉब्लम्स क्या थे? प्रॉब्लम्स ये थे कि जो उन्होंने एट द सेंट्रल लेवल पे क्या किया था कि गवर्नर जनरल के पास अभी भी, इनको इंडियन को सेल्फ रूल नहीं दिया था, गवर्नर जनरल के पास अभी भी अथॉरिटी थी। अगर वो चाहे तो अपनी मर्जी का कोई भी कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल, उसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। हाँ, बेशक इंडियन की नेशनल असेंबली कोई कानून बनाए और वो गवर्नर जनरल अपनी मर्जी का भी बना सकता था। ये एक नेगेटिव बात थी जो इंडियन को एक्सेप्टेबल थी। दूसरी नेगेटिव बात उसमें ये थी कि चले नंबर ऑफ इंडियंस वाज इंक्रीज इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बट दोज वर ऑल अपॉइंटेड। मींस अंग्रेज अपनी मर्जी से अपॉइंट करेंगे। किसको अपॉइंट करेंगे? जो उनकी तरफ ज्यादा लॉयल होगा, डेफिनेटली उसको करेंगे। थर्डली, उन्होंने डायरकी में क्या किया कि डायरकी में उन्होंने किया कि ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स तो इंडियंस के पास होंगे और वो अंग्रेजों को रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, अपनी प्रोविंशियल असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होंगे। मगर जो मिनिस्टर्स होंगे दे वर ऑल अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल अपनी मर्जी का मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, उसी उसी नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के अंदर से करेगा, होगा वो फिर वो इलेक्टेड। मुस्लिम भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। तो मगर वो अच्छा। वो वो करेगा गवर्नर जनरल, जहां पे उन्होंने जी। एक ये बात की। तो दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। फिर इंडियंस ने ये भी कहा कि ये जो हायरार्की का सिस्टम है, इसमें मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो उन्होंने अपने पास रखे हैं और हमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स दिए हैं। जी। थर्डली, उस दौरान जो था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू हो गई, ये प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हो गई इनकी वजह से। तो फिर इसमें हम ये कहेंगे कि इंडियंस वर बेसिकली, जो कुछ भी होता दे वर बाउंड टू रिजेक्ट द मोलेमेंट रिफॉर्म्स। तो हम ओवरऑल जो है वो यहाँ पे